25 जुलाई 2025 के दिन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक एक्सप्लोसिव टर्न आया था, जब केरला सरकार ने गवर्नर के खिलाफ फाइल की गई अपनी 2023 की 2 पिटीशंस को विड्रॉ करने की मांग की। ये विड्रॉल इतना सिंपल नहीं था जितना सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल ने दिखाया। ये केस सिर्फ केरला और गवर्नर तक सीमित नहीं, बल्कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस पर सवाल उठाता है। रिट पिटीशन सिविल नंबर 126 ऑफ 2023, द स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर वर्सेस ऑनरेबल गवर्नर फॉर द स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स के केस में उस दिन की हियरिंग एक्सचेंज न सिर्फ टेक्निकल थी बल्कि हाईली पॉलिटिकल भी। क्या केरला ने अपना केस छोड़ा क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का वेट कर रहे थे, या कोर्ट में किसी अनफेवरेबल रूलिंग से बचने के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट था? दर्शकों, ये वही सवाल था जो हमने आपसे अपनी प्रीवियस वीडियो में पूछा था, जिसका जवाब आज हमें अपने आप ही मिल गया है। आप इस बात से अनजान नहीं है कि 29 जुलाई यानी कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में महा हियरिंग होने वाली है, और इस बार कोर्ट रूम के अंदर का माहौल और भी गर्म होने वाला है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि केरला सरकार ने अपने पुराने 2 केसेस को विड्रॉ कर लिया, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसी एप्लीकेशन भी फाइल कर दी जो सेंटर के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को ओपन चैलेंज दे रही है। जी हाँ, वही रेफरेंस जिसके बेसिस पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 13 मई 2025 को आर्टिकल 143 के अंडर सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा था कि गवर्नर्स और प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास किए गए बिल्स उनके पास एसेंट के लिए भेजे जाते हैं। इस समय ये मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नारासिम्हा और जस्टिस AS चंदोरकर के सामने है, जिन्होंने 29 जुलाई के लिए इसे शेड्यूल किया है। लेकिन उस बीच केरला गवर्नमेंट की एप्लीकेशन ने धमाका करते हुए कहा that the foundation of the reference is that Article 200 does not stipulate any time frame upon the governor. This is amazing, and it is difficult to believe that the Council of Ministers in advising the President have not even cared to read the proviso to Article 200, which clearly says that the governor shall act as soon as possible after the bill is presented to him for assent. केरला का कहना है कि आर्टिकल 200 में टाइमलाइन के लिए वर्ड्स as soon as possible यूज हुए हैं, जो अब 3 मेजर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में सेटल हो चुके हैं, और ये जजमेंट्स कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े थे। पहला है स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस सेक्रेटरी टू गवर्नर 2023, दूसरा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर 2023, और तीसरा है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 2025। तमिलनाडु वाला केस तो सबसे रीसेंट है, यानी कि 8 अप्रैल 2025 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली बोला कि गवर्नर इंडेफिनिट डिले नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के एक्शंस जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस को मिसयूज करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्टॉल नहीं किया जा सकता। तो इन शॉर्ट, केरला गवर्नमेंट कह रही है कि रेफरेंस ही नॉन मेंटेनेबल है और इसे कंसीडर ना किया जाए। केरला गवर्नमेंट का कहना है कि ये रेफरेंस ना सिर्फ फ्लॉड है बल्कि डेलिब्रेटली मिसलीडिंग है। उनका सीधा आरोप है कि सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के अपने ही रीसेंट जजमेंट्स को सप्रेस किया ताकि कोर्ट अपनी ही फाइंडिंग्स को ओवररूल करे बिना ये जाने कि वो खुद अपने ही जजमेंट को रिवर्स कर रहा है। केरला ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सबसे बड़ा बॉम्ब गिराते हुए कहा है कि रेफरेंस ने डेलिब्रेटली तमिलनाडु केस का मेंशन ही नहीं किया है, जो कि एक बाइंडिंग जजमेंट है। एप्लीकेशन में लिखा है द प्रेजेंट रेफरेंस सप्रेसेस द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट फर्स्ट 11 out of 14 queries raised are already decided in the Tamil Nadu case. The existence of that judgment is suppressed and this suppression alone is enough to reject the reference. केरला का आर्गुमेंट यही नहीं रुकता। स्टेट कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट क्वेरीज 1 से लेकर 11 का जवाब देता है तो इनडायरेक्टली वो अपने ही जजमेंट्स को ओवररूल करेगा, जो आर्टिकल 143 के स्कोप में पॉसिबल ही नहीं है। These queries directly require the Supreme Court to overrule its own judgments without even telling the court that this is what it is being asked to do, a power which the court simply does not have. अब बात करते हैं कि क्या प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 का मिसयूज किया है। तो इस बात पर केरला का ये कहना है कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल 143 के अंडर सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगना कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इस केस में इस पावर का मिसयूज हुआ है। एप्लीकेशन में कहा गया द रेफरेंस इज अ सीरियस मिसयूज ऑफ आर्टिकल 143. इट सीक्स टू मिसलीड द कोर्ट इनटू सेटिंग असाइड इट्स ओन जजमेंट बाय हाइडिंग देयर एग्जिस्टेंस. द रेफरेंस देयरफॉर डिजर्व्स टू बी रिटर्न्ड अनआंसर्ड. एक डाउट इस बात पर भी है कि यूनियन ने रिव्यू क्यों नहीं फाइल किया। केरला ने यूनियन गवर्नमेंट पर भी डायरेक्ट चार्ज किया। तमिलनाडु केस के बाद सेंटर ने ना रिव्यू पिटीशन फाइल की और ना ही क्यूरेटिव, मतलब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर अब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू उसी जजमेंट को इनडायरेक्टली चैलेंज क्यों किया गया है? स्टेट ने क्लियरली बोला द जजमेंट हैविंग नॉट बीन चैलेंज्ड हैज अटेन्ड फाइनलिटी अंडर आर्टिकल 141. इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल. It cannot be challenged obliquely in collateral proceedings like this reference. और सबसे बड़ा पॉइंट कि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 144 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के एड में काम करने के लिए बाउंड है, ना कि उनको साइड स्टेप करने के लिए। अब आप ही सोच सकते हैं कि इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को प्रेसिडेंट के फेवर में डिसाइड करेगा या फिर अपने जजमेंट को ही फाइनल मानते हुए नॉन मेंटेनेबल डिक्लेयर कर देगा। दर्शकों, यहाँ एक पॉलिटिकल ट्विस्ट भी है। जैसे कि हमने बताया कि पिछले दिनों केरला ने अपनी 2 पिटीशंस विड्रॉ की थी जो गवर्नर
गवर्नर्स के डिले के इशू पर थी। तब स्पेकुलेशन हुआ कि स्टेट शायद बैकफुट पर है, लेकिन अब इस एग्रेसिव एप्लीकेशन के साथ केरला ने फिर से सेंटर पर अटैक कर दिया है। क्या ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या प्योरली लीगल मूव? ये सवाल अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि इस मैटर में पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों स्टेक्स हाई हैं। इस पूरे इशू की बुनियाद अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन है, जिसमें गवर्नर की पावर्स पर बाउंड्री सेट की गई थी। कोर्ट ने बोला था गवर्नर को बिल्स पर डिसीजन रीजनेबल टाइम के अंदर लेना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस इंडेफिनिट डिले का एक्सक्यूज नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट की पावर्स अंडर आर्टिकल 201 भी जुडिशियल स्क्रूटनी के अंडर है। प्रेसिडेंट का डिसीजन 3 मंथ्स के अंदर आना चाहिए, और अगर डिले होता है तो रीजंस रिकॉर्ड करके स्टेट को बताना मैंडेटरी है। ये रूलिंग फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा मोमेंट था। लेकिन इसी रूलिंग के बाद प्रेसिडेंट मुर्मू ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, क्वेश्चनिंग कि कोर्ट डेडलाइंस प्रिस्क्राइब कर सकता है या फिर नहीं, और क्या डीम्ड एसेंट का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब 29 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसाइड करेगी कि केरला का मेंटेनेबिलिटी चैलेंज सही है या नहीं। अगर कोर्ट केरला के आर्ग्यूमेंट से एग्री करती है तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बिना जवाब दिए रिटर्न हो सकता है, जो कि एक हिस्टोरिक प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन अगर कोर्ट मेंटेनेबिलिटी को एक्सेप्ट करती है तो 14 क्वेश्चंस पर डिटेल्ड ओपिनियन आएगा, जो गवर्नेंस के फेडरल बैलेंस को रिडिफाइन करेगा। केरला का स्टांस बोल्ड है कि ये रेफरेंस फ्लॉड है, मिसलीडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के अपने ही जजमेंट्स के अगेंस्ट है। सेंटर का टेक भी इक्वली स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल 143 का पावर वाइड है और कोर्ट को क्लैरिफाई करना चाहिए। तो अब असली सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही रीसेंट जजमेंट्स पर स्टैंड लेगा और रेफरेंस को अनआंसर्ड रिटर्न करेगा, या फिर ये सेंटर के सवालों का जवाब देगा और फेडरल स्ट्रक्चर के नए कॉन्टोर्स को डिफाइन करेगा। 29 जुलाई का दिन यानी कि आज का दिन सिर्फ एक और हियरिंग नहीं, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक डिफाइनिंग मोमेंट बन सकता है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दिस केस।